हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका था। अब हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 6 आता है। वो कौन सा चैप्टर है? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। देखोगे तो कहीं कहीं पे रासायनिक साम्य भी लिखा रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो परेशान नहीं होना, वो इक्विलिब्रियम है। हम हमेशा आपको यही चीज सिखाते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ो बेटा, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसको बहुत पहले ध्यान से समझो कि वो चैप्टर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर वो नहीं होता तब क्या होता, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कहाँ पर है, हम उसको कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य। कोई भी रिएक्शन जब साम्य हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, वो कब समझेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे। तो पहले ये चैप्टर जो हमारे होता है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अपने बायोलॉजिकल चीजों के लिए, तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन होता है। अगर वो दोनों का इक्विलिब्रियम, मतलब वो साम्य अवस्था में न रहे, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है, या तो कह लो कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही से नहीं होगा, ये सारी चीजें। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में एसिड बेस मैनेज करने के लिए होता है, मतलब रक्त और पीएच, ब्लड और पीएच, जिसको हम लोग एसिड बेस बैलेंसिंग कहते हैं, उसके लिए भी इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है। वो वहीं से निर्धारित होता है, साम्य, इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बफर सोल्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं, बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग अगर चैप्टर में रहेगा तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीजें हमारी इक्विलिब्रियम के लिए। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल लेवल पे, हैबर विधि जानते हो, अमोनिया जहां से बनता है, अगर वो इक्विलिब्रियम ना होता तो हैबर की विधि कभी आती ही नहीं। हैबर का जो प्रिंसिपल था वो कभी हमारे पास आता ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती है। अगर मैं बोलूँ आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए तो कांटेक्ट रिएक्शन होता है, उस कांटेक्ट रिएक्शन में भी साम्य हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अदर चीजों के लिए साम्य तो जरूरी होता है कि हम रिएक्शंस को देखें, उसकी बैलेंस, उसकी इक्विलिब्रियम को समझे। तो ये समझ में आ गया कि रिएक्शन, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब देखो, मैं बात करूं अगर, तो ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा ब्रॉड है। अगर ये चैप्टर बेटा एक भी वीडियो आप स्किप करोगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ये लंबा चलेगा, लेक्चर जो होगा वो थोड़ा लंबा लंबा रहेगा। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जहाँ कोई 6-7 लेक्चर में खत्म होता था, वो 8-9-10 भी 12 हो सकता है। तो ये स्किप मत करना, सारी चीजों को देखते रहना, समझते रहना। अब हम लोग बात करेंगे साम्य की, तो हेडिंग क्या बनाओगे? साम्य। आपका जो चैप्टर होता है बेटा, चैप्टर है, ठीक, मैं चैप्टर 6 की बात करूं तो होता है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था ना, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये हमारे चैप्टर का नाम हो जाता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये यहाँ पर रहेगा, ऐसे कर लो, ये इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है। अगर हम मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास, पहले समझो कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है वो ए से बी में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का रिएक्शन होता है। अगर हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। जब भी कोई भी रिएक्शन आता है, हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि इस रिएक्शन में या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। इस रिएक्शन से हमें यही पता चलता है, अगर कोई भी हमारे सामने रिएक्शन आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है कि या तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, या तो वो रिएक्शन कौन होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब उष्मा शोषी या तो उष्मा क्षेपी होता है। तो हम लोग ये भी देखे हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसा होता है कि वो ए से बी में जाता है और बी से सी में, सॉरी, बी से ए में भी आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये सब सारी चीजें बेसिक से हम लोग छोटे क्लास में 9th-10th में ये सब सारी चीजें बातें समझते हैं। फिर भी मैं आपको ये कहती हूँ कि इक्विलिब्रियम फिर भी यहाँ से नहीं समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम का अगर एग्जाम्पल मैं लूँ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एग्जाम्पल लेको समझूं तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देते थे बेटा, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जब उसको हम लोग हीट देते हैं। ये बात समझ में आ रही है?
फिर अगर इसी को हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ दें, मतलब इसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए, तो ये रिएक्शन फिर से पुनः वापस आ जाता है। तो हम लोग अगर बात करें तो टेंथ में हम लोग इसको क्या जानते थे, थर्मल रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन जानते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। और इसको हम लोग गर्म करते थे बेटा जी, इसको हम लोग गर्म करके करते थे। अब जैसे ही इसको ठंडा छोड़ेंगे फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और यहीं से हमारा आता है साम्य अवस्था, यहीं से हमारा साम्य अवस्था आता है। पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। चलो देखो डिफिनीशन को देखो पहले। देखो बेटा, डिफिनीशन से पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में जिसमें समय के साथ अभिकारकों एवं उत्पादों के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रायः वो अवस्था तब आती है जब क्रिया, मतलब जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो या फिर क्या हो, रिवर्स रिएक्शन गति के समान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए और बी लिया, तो ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन क्या जाए, जब फॉरवर्ड में, जब ये आगे की तरफ बढ़े, और जब ये रिवर्स, ये जब इक्वल हो जाए, जब ये समान हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम फेज आपको मिलेगा, साम्य अवस्था ये देखने को मिलेगी। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये गति क्या होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है या गति जो होती है, इसके बारे में हमें ज्यादा जरूरी पड़ेगा। और इसी प्रकार से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को लेते थे, तो वो क्या होता था कि कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता था। जब ये ठंडा हो जाता था, तो ये पहले कैसे रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड में चल रहा है। बोलो ये कैसे फॉरवर्ड में चल रहा है, जब ये ठंडा हो जाए, मतलब जब हम लोग इसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये क्या होता है, रिवर्स आने लगता है। जब ये रिवर्स आता है तो इसकी दर और इसकी दर जब समान हो जाए बेटा, जब इक्वल हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम फेज मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम फेज मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बुक में आपके सारे ऐसे डिफिनीशन दिए रहेंगे, तो डिफिनीशन पढ़ लोगे, लेकिन डिफिनीशन पढ़ने से बेहतर है कि तुम समझो चीजों को, और जितनी आसानी से समझोगे उतना ही आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपसे इक्विलिब्रियम कोई भी पूछे तो आप सीधा सा जवाब ये दोगे कि कोई भी रिएक्शन जब हो रहा हो, तो उसमें अभिकारक का जो सांद्रण है और जो उत्पाद का सांद्रण है, वो दोनों अगर आपस में बराबर, उनके जो दर है, जो अभिक्रिया की बेटा जो दर है, वो अगर बराबर हो जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की गति जो हो जाए वो इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझते हैं, पहले इसको नोट करो, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। आ जाओ, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर हम लोग स्पीड कह दें, ठीक, अभिक्रिया की दर मतलब स्पीड। अगर आपसे कोई भी पूछता है स्पीड क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो बोला जाता है कि दिए गए समय में ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है, इसकी स्पीड कहलाती है। बोलो स्पीड का डिफिनीशन, यही सब पढ़ते हो। स्पीड का डिफिनीशन ये होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और जितना दिया गया समय होता है, उतने समय में उतना जितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक जितना भी दूरी इसने तय किया है, वही आपका क्या कहला रहा है, स्पीड कहला रहा है। तो अब अभिक्रिया की दर को हम लोग कैसे समझेंगे, अब हमें इक्विलिब्रियम यहीं से समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमें क्या पहले पढ़ना पड़ेगी, गति, दर, पहले हम लोग उसके दर को जानेंगे। तो दर हम लोग इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, क्या लिखेंगे बेटा, अभिक्रिया की दर। अब लिखना, अभिक्रिया की दर प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में, समय में, प्रति इकाई समय, समय में अभिकारकों, अभिकारकों और अभिकारकों या अभिकारकों और उत्पाद के सांद्रण में,
उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, या फिर यहाँ पे तुम सांद्रण के बजाय यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख लो उत्पाद की सांद्रता या सांद्रण कर लो। उत्पाद के सांद्रता में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना, मोल संख्या प्रति लीटर, मोल संख्या प्रति लीटर में परिवर्तन, ठीक, में परिवर्तन। अब आपसे यही बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की स्पीड क्या हो रही है, कि अभिक्रिया की दर प्रति इकाई समय में, मतलब दिए गए समय में अभिकारक जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसकी सांद्रता में जितना परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वही क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम होगा। ये अगर कहानी आपको समझ में आ गया तो इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे समझ में आ गई, और गारंटी रखो कि ये चीजें हम आपको समझाएंगे भी। देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, हमने दो एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास दो रिएक्शन हो रहा है, एक ए से बी में चल रहा है और दूसरा चल रहा है बेटा एक्स से वाई में, दूसरा चल रहा है एक्स से वाई में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, शुरू में जो टाइम होता है वो जीरो होता है। टाइम क्या होता है बेटा, वो जीरो है, ठीक। शुरू में हमने यहाँ पे और अच्छे समझो, शुरू में हमने इसका जो टाइम है वो जीरो ले लिया। टाइम का मतलब है कि अभिक्रिया अभी चल नहीं रही है, अभी अभिक्रिया चल नहीं रही है। यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया है, टाइम जीरो ले लिया है। टाइम जीरो पे अभिकारक जो ये ए नाम का रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसकी मात्रा कितनी है, इसको हम लोग ले रहे हैं मान लो 50 मोल। कितना ले लिया हमने, 50 मोल ले लिया, ठीक। तो जब टाइम जीरो है, ये भी हमने 50 मोल लिया, ये भी हमने क्या ले लिया है, 50 मोल लिया। टाइम इस समय जीरो है, अभी तक अभिक्रिया शुरू नहीं है, टाइम जीरो है, शुरू नहीं है, तो बेटा ये भी जीरो होगा, प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। बोलिए हाँ या ना, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा जब तक टाइम जीरो है। मतलब कि हमने ए नाम का एक रिएक्टेंट लिया है, ए नाम का कोई भी पदार्थ लिया है वो 50 मोल है, एक्स नाम का कोई पदार्थ लिया है वो भी 50 मोल है। अभी रिएक्शन शुरू नहीं है, इसका मतलब ये है कि टाइम जीरो है, अभी इसका मतलब क्या है, टाइम जीरो है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हमने इसको समय दिया, हमने यही तो सीखा था कि दर में दिए गई इकाई समय में, ठीक, हमने समय इसको दिया। हमने यहाँ पे टाइम कितना ले लिया, 5 मिनट्स ले लिया बेटा। यहाँ पे टाइम हमने कितना लिया, 5 मिनट्स लिया। इसके लिए भी हमने टाइम कितना लिया, 5 मिनट्स लिया। इसके लिए भी हमने कितना लिया, 5 मिनट्स लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस 5 मिनट्स में, इस 5 मिनट्स में ए नाम का जो रिएक्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि जब रिएक्शन होती है तो समय के साथ ये जो आपके पास अभिकारक है ये कम होता जाता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है। ये जो है समय के साथ कम होता जाएगा, ये समय के साथ बढ़ता जाएगा। बोलिए हाँ या ना, यह तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया चल रही होती है तो अभिकारक समय के साथ साथ खत्म होता है, उत्पाद समय के साथ साथ बनता रहता है। बोलो हाँ या ना, इतनी बातें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर अब देखो, अब ये होगा क्या, जो ए है ना वो ए कितना हो गया, हम लोग देखें कि जब 5 मिनट का समय देखे तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 30 मोल बचा हुआ है, अभी 30 मोल बचा हुआ है। तो इसने खत्म कितना किया, 50 में से 20 खत्म किया, 20 मोल ही इसने प्रोडक्ट बनाया, 20 मोल ही क्या हुआ, बी में कन्वर्ट हुआ। और जब हमने 5 मिनट बाद इसको देखा तो यहाँ पे 10 मोल बचे, बस 10 मोल बचे। इसका मतलब है कि ये वाई नाम का जो प्रोडक्ट बनाया वो 40 मोल बना दिया, 40 मोल क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है, देख रहे हो किसमें कितना अंतर आ रहा है बेटा। तो ये हो रही है अभिक्रिया की दर। आपसे अगर कोई भी पूछे कि अभिक्रिया की दर क्या होती है तो आप बोलना दिए गए समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में ही परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। बेटा जी यही तो अंतर है ना, देखो ना यही तो अंतर है, समझ रहे हो, यही तो आपके पास अंतर है। यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना से कितना अंतर हो रहा है, ठीक। टी समय पे, टी जीरो पे दोनों बराबर थे, 5 मिनट का टाइम दिया गया तो ये इतना बना और ये इतना बना। समझ में आ रही है। अब जैसे ही हमें ये समझ में आ जाएगा हम देख के ही बता लेंगे कि कौन रिएक्शन फास्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ से कि इसे कौन फास्ट हुआ है, इसने 5 मिनट बाद अपना बस 10 ही मोल बचाया, 40 मोल इसने खत्म कर दिया, मतलब कि ये फास्ट हुआ है रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। और ये क्या हुआ है, स्लो रिएक्शन हुआ है, ये क्या हुआ है, रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम भी ये पता कर सकते हैं कि कौन रिएक्शन फास्ट होता है और कौन रिएक्शन स्लो होता है। अब बात समझ में आ रही है कि अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर जैसे ही हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा हो जा रहा था,
इक्विलिब्रियम में क्या बोला जा रहा है कि जब रिएक्शन साथ चले, जब कोई रिएक्शन हो तो जो प्रोडक्ट बनाया है जितना फॉरवर्ड चला है और जितना बैकवर्ड चले, अगर वो बराबर आ गई, अगर वो बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम समान हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, उसका समान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे देख चुके हैं बेटा, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं या बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, यही होता है फैक्टर। अब जरा ध्यान से देखिएगा कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं। तो अगर हम लोग फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहला अगर हम लोग पहले वाले फैक्टर को ले तो यहाँ पे ताप होता है। दूसरे फैक्टर की हम लोग बात करें तो दाब होता है, ठीक। तीसरे फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो तीसरा फैक्टर होता है वो उत्प्रेरक होता है। कैटलिस्ट की बात हो रही है, उत्प्रेरक होता है। अगर बेटा हम लोग चौथे फैक्टर की बात करें तो सांद्रता होता है। चौथे फैक्टर की हम लोग बात करें तो सांद्रता होता है। अब आइए एक एक को हम लोग करके समझते हैं कि एक एक फैक्टर होता क्या है। अगर मैं बोलूं ताप, अगर मैं बेटा ताप की बात करूं तो हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ताप बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगा, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेजी से होगी। तो यहाँ पर ये बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई भी अभिक्रिया चल रही है तो हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया होगी, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर। अगर आपने तापमान बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। लेकिन लेकिन ध्यान में देखिएगा, ये कहानी बस बुक में इतनी ही लिखी गई है, लेकिन मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। हर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, हर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो कौन सा होता है, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे बेटा, वही क्या होंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। ये आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, मतलब कि जो एक्सोथर्मिक है, जहां से हीट निकल रही है, तो उसको उस पर तो कोई असर ही नहीं पहुंचेगा क्योंकि वहां हीट निकल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हीट हमें देना पड़ता है, जब हीट दोगे जितना उतनी तेजी से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे बस लिख लीजिएगा, यहाँ पर अपने समझने के लिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको सीखना है ना, केमिस्ट्री सीखने के लिए पढ़ो, रटने के लिए नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लेना कंडीशन में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तभी, ठीक। ये बात समझ लीजिएगा कि ऐसा कब होगा, जब एंडोथर्मिक आपके पास रिएक्शन होगा तभी हम लोग अभिक्रिया की दर बढ़ा पाएंगे। मतलब आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और वो कौन सी अभिक्रिया होगी, सॉरी वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक होगा तभी, ठीक। ये नोट करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे तो हमारे बुक में बेटा दाब भी दिया है, तो यहाँ पे दाब के लिए भी दिया जाता है कि अगर मान लीजिए अभिक्रिया दर हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब। लेकिन लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, शर्त यहाँ पर भी है कि क्या हर में होगा। तो हम लोग आइए समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर समझाऊं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लो हमने यहाँ पे एक बीकर जैसा कुछ भी लिया है, यहाँ पे पिस्टल लगा दिया है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एक पिस्टल लगा दिया है। यहाँ पर मैंने एक पिस्टल लगा दिया है और इसमें वाटर भरा हुआ है, इतना इतना इसमें मैंने क्या किया है, वाटर भरा हुआ है। और यहाँ पर हमने शुगर, ठीक, शुगर इसमें डाला हुआ है, शक्कर की बात हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर शुगर यहाँ पे डाले हुए हैं। अब बताओ, अब अगर मैं इसमें दाब बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैं इस पिस्टल को नीचे करूं, ठीक, इस पिस्टल को अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस पिस्टल को नीचे कर दिया, यहाँ पर आपका शुगर है ऐसे, ठीक, तो क्या हुआ, ये चीनी घुल गया, नहीं घुलेगा भाई, शर्त हमेशा याद रखिए, ये नहीं घुलेगा। तो याद रखिए कि होगा क्या यहाँ पे, तो जब हम प्रेशर जनरेट करते हैं ना तो हर रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती है, ये याद रखिए, ये कंडीशन है। ये कब होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो एक लाइन में हमेशा लिख लीजिएगा
कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है, तो जितने भी सॉलिड हो, ठीक है, या लिक्विड हो, ठीक, जो सॉलिड हो, अगर लिक्विड आपका मैटर है तो दाब वहां पे काम ही नहीं करता। आपको पता है ना कि सॉलिड पे दाब काम नहीं करता है, प्रेशर ही तो काम नहीं करता। लिक्विड होगा तब भी प्रेशर नहीं करता, तब किसके लिए करता है? तब आप लिखिएगा कि ये केवल किसके लिए काम करता है बेटा? गैस के लिए। ये किसके लिए काम करता है? गैस के लिए। तभी तो हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, ये हमारा अमोनिया होता है, और सॉरी ये नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? ये अमोनिया बनाता है। बोलिए हाँ या ना? ये प्रेशर की वजह से होता है, इसीलिए रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, बाकी रिएक्शंस को हम लोग देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप हमेशा लिखिएगा कि दाब, आप अपने नोट में लिख लेना, दाब तभी असर करता है, तभी असर करता है जब जब गैस हो। ठीक, जब आपका क्या हो बेटा? गैस हो, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। आप इतना किसमें भी इतना पिस्टल लगा दिए जो चीनी नहीं घुलेगा। भाई तुम गिलास ले लो, उसमें चीनी रख दो, और तुम उसमें ऊपर कोई भी पिस्टल ले लो, देखे हो ना अदरक कूटने वाली छोटी सी हमारी ओखली घर में होती है, तुम कितना भी लगाओ वो नहीं घुलेगा। यही होता है प्रेशर। लेकिन अगर हम लोग ये रिएक्शन करें केवल गैस गैस में काम हो, तो देखो ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, तब बेटा ये काम कर जाएगा। तब ये वो 9 नहीं है भाई, तुम लोग कुछ भी समझ लोगे, गैस है। ठीक, ये गैस होता है तब के लिए। अब मैं बात करूं उत्प्रेरक। अगर मैं उत्प्रेरक की बात करूं, जरा ध्यान से सुनना। उत्प्रेरक की हम लोग बात करें तो कैटलिस्ट होता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, क्लास 10th में ही सब कुछ बताया गया था। कैटलिस्ट होता है कि किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ा या घटा सकता है। इस पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आप जान सकते हो कि ये रिएक्शन को ऑलवेज हमेशा क्या होता है कि बढ़ाता ही रहता है, उसमें भाग ही नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसको क्या करेगा, रिएक्शंस को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट का काम यही होता है। कैटलिस्ट का काम मतलब ये होता है ना कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई आग लगाने वाला होता है, बस झगड़ा आप करिए फिर वो निकल जाएगा, उसमें आपका साथ नहीं देगा। ठीक, अब यहाँ पर आती है बात सांद्रण की। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर, ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जितना बोलूँ वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये उतनी बार ये क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सांद्रता, अगर मैं बोलूँ तो जो दर होती है अभिक्रिया की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिकारकों के सांद्रता पर। ठीक, अभिकारकों के सांद्रता पर ये क्या रहता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी, दर क्या हो जाएगा? उतनी स्पीड से बढ़ेगी। और फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये 3 छोटे छोटे कंटेनर हो जाते हैं। ठीक है, 3 ऐसे छोटे छोटे कंटेनर हो गए। अब हमने क्या किया बेटा? तीनों में HCl डाला है, तीनों में HCl डाला है। ये तीनों में हमने क्या किया? HCl डाला, और इसमें बहुत मात्रा में हमने क्या कर दिया है? HCl यहाँ पे डाल दिया है। इसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, अब तुम्हें ये देखने से पता चल जाएगा। इसमें क्या किया है हमने? मात्रा थोड़ी कम करी है, और इसमें हमने क्या किया है? मात्रा एकदम कम करी है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो सांद्रता कम, और यहाँ पे लिख सकते हो सांद्रता ज्यादा। ठीक, यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है। अब जरा ध्यान से सुनना, होगा क्या? अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ बेटा जी, मान लो मेरी खोपड़ी दर्द होने लगी, क्यों होगा? आपको पढ़ाने में है ना। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए किसी का भी सर दर्द कर रहा है, ठीक, सर दर्द कर रहा है और बहुत तेज से दर्द कर रहा है, और बहुत तेज से दर्द करता है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग एक सर के दर्द की दवा खाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एक खाएंगे कि 5 खाएंगे? बताओ, सर दर्द की दवा एक खाएंगे कि 5 खाएंगे, ये जरा बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि तुम चाहे एक खाओ चाहे 5 खाओ, लेकिन ये काम करेगा, सर दर्द की जो दवा होगी, जो आप बोल सकते हो, वो क्या होगा कि वो आपके दर्द को कम करेगा, वो आपकी दर्द को कम करेगा। अब अगर एक खाएंगे तब क्या होगा? 5 खाएंगे तब क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि एक खाओगे तब भी उसका काम होगा दर्द को कम करना, 5 खाओगे तब भी कम होगा। लेकिन अगर हम 5 खा लेते हैं, जैसे ही हमारी दवा हमारे पेट में जाएगा, भाई हमारे ब्रेन के पास एकदम
सिस्टम के पास पहुंच जाएगा कि हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो आज तक जीवन में हमारे पेट में वैसा कुछ आया नहीं था। तो ये क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, मैसेंजर की तरह काम करेगा, हमारे पेट को सिग्नल भेजेगा, बोलेगा कि तुमने कुछ खा लिया है, जो बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है, मतलब दर्द तो कम करेगा लेकिन वो बहुत तेजी से कम करने की कोशिश करेगा। तो उस समय हमें क्या होने लगेगी, हम ऐसा कुछ खा लेते हैं तो जैसे कि हमारा दिमाग, हमारा स्वास्थ्य कुछ समय के लिए सही से काम नहीं करता, तो हमें वोमिटिंग हो जाएगी। तो यही चीजें यहाँ पर भी बोली जा रही है कि HCl तो हमने सब में लिया है, HCl बेटा तो हमने सब में लिया है, लेकिन इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी कम है, तो अब कैसे असर पहुंचेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो इसको और बेहतर तरीके से तुम समझो यहाँ पे होगा क्या। अगर मैं बोलूं, खैर छोड़ो, पहले इसको और अच्छे समझते। अगर आपको याद होगा बचपन में हम लोग ये सब जानते हैं कि सोडियम है, अगर हम लोग सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, HCl के साथ, कोई भी हमारा एसिड है, ठीक, सोडियम धातु है, अगर हम लोग HCl के साथ इसका रिएक्शंस करवाते हैं तब क्या होता है। इससे पहले आप जानो कि जब हम लोग सोडियम को पानी में डालते हैं, आप जानते हो कि आग लगा देता है, सोडियम क्या करता है, पानी में आग लगा देता है, इतनी बातें पता है ना, सोडियम धातु क्या होता है, पानी में आग लगा देता है। तो बेटा अगर हम इस सोडियम को HCl में डालें तो ये और तेजी से आग लगाएगा, ये क्या करेगा, वहां पर भी जलेगा लेकिन यहाँ पर भी जलेगा, लेकिन यहाँ पे और तेजी से जलेगा। तो होता क्या है कि ये सोडियम बेटा NaCl बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे हीट भी निकालेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे हीट भी, उष्मा भी निकालेगा। अब जरा कहानी ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ये आग सोडियम नहीं लगाता बेटा, ये आग सोडियम नहीं लगाता। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, क्या होता है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है। तो भारी मात्रा में हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से हीट निकलती है और ये आग लगा देते हैं, और ये क्या, आग लगा देते हैं। कभी कहानी यहाँ पे सोडियम का जलना नहीं होता, ये कहानी को मतलब समझो, यहाँ पे सोडियम का जलना नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। पानी में भी वही होता है, H2SO4 से, सॉरी H2O से बना है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो जैसे ही पानी में डालते हैं आग लगा लेता है, क्योंकि वहां से भी क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और भारी मात्रा में हीट निकलती, आग लग जाता है, और यहाँ पे और अधिक तेजी से आग लगता है, क्या होता है, और अधिक तेजी से। तो अब बताइए बेटा जी, अब मैं अगर यहाँ पे सोडियम इसमें भी डाल दूं, इसमें भी सोडियम डालूं और इसमें भी सोडियम डालूं, तब कहानी का क्या होगा, कहानी का मजा यहाँ पे और आ जाएगा, बदल जाएगा। कहानी का मतलब ये हो जाएगा कि बेटा ये रिएक्शन जिसमें सांद्रता अधिक है, HCl अधिक है, HCl यहीं पे भी काम कर रहा था, जल रहा था, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, तो कौन सांद्रता बढ़ाएगा, रिएक्शन की दर को कौन बढ़ाएगा, ये ना, ये भारी मात्रा में आग लगाएगा। अब कहानी का मतलब समझ में आया। बचपन से जो चीजें हम लोग सीखते हैं उसका मतलब बस यही सब होता है कि आप उसको अच्छे से सीखते जाओ, एक दिन आपको बहुत अच्छे से नॉलेज में आना चाहिए वो आपको। तो अभी तक हम लोग जो भी सीखे क्या सब कुछ समझ में आया। और बेटा जी इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं द्रव्य, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है। इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये पूरा का पूरा आपको कहानी समझ में आया, नहीं समझ में आएगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए। कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा सा कमेंट, थोड़ी सी लाइक से आपको मोटिवेशन मिलती है हमें कि हमें और अच्छा करना चाहिए, ठीक। थैंक यू।